नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं हूं आपके साथ विक्रम बिष्ट। नगर निगम ऋषिकेश मेयर पद पर इस वक्त फिर से खतरा मंडराने लगा है और कहीं ना कहीं नवनिर्वाचित मेयर शंभू पासवान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल जांच का विषय बना हुआ है उनका जाति प्रमाण पत्र, और हमारे साथ आज दिनेश चंद मास्टर जी मौजूद है, जिन्हें कल यानी कि 11 तारीख को देहरादून में फिर से पेश होना है। मास्टर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जैसा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिलाधिकारी देहरादून की मौजूदगी में, उनकी निगरानी में ये एक जांच इस वक्त चल रही है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये कोर्ट का आदेश है और डीएम के को उसमें इस निर्णय को लेने के लिए या इसकी जांच के लिए कहा गया, तो वहाँ से मुझे अगर कागज आए तो मुझे वहाँ जाना चाहिए। उसमें जो मैंने कोर्ट में रिट डाली थी तो वो एविडेंस स्क्रूटनी थी, तो एविडेंस जमा करने के लिए शंभू पासवान जी को और हमें बुलाया गया था। तो मेरे पास जो एविडेंस थे मैंने जमा किए, उन्होंने भी किए। तत्पश्चात उन्होंने कहा कि हम आपको एक समय और दे रहे हैं, 11 तारीख 2 बजे तक, यदि कोई आपके पास और भी एविडेंस हैं तो उनको जमा कर दीजिए। चलो, हमने कहा ठीक है। तो फिर हम दोबारा जाएंगे और मैं सोचता हूँ कि जांच भी पूरी होनी चाहिए। जैसे हमारे बड़े भाई सम्मानित पासवान जी कह रहे हैं, और कहा उन मंचों पे भी कहा, वैसे भी कहा कि मैं टीवी से विस्थापित हुआ। मैं सोचता हूँ, जितना मुझे ज्ञान है, कि विस्थापित की परिभाषा क्या होती है। विस्थापित उन्हीं को कहा जाता है कि जहाँ की सरकार जिस गांव को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करती है। बड़े भाई टिहरी के विस्थापित है, तो उनको जिक्र भी किया है, जिक्र भी करना चाहिए कि वो टिहरी के कौन से मोहल्ले के, कौन से मोहल्ला खोला बोलते हमारे यहाँ, कि रानी बाग के थी, कि धुनार खोला के थी, कि सतेश्वर कॉलोनी की थी, दोबट्टा के थे, गांजड़ा के थे, और कितने गांव का नाम लो, कोटी कॉलोनी के थे, पंचकोट के थे, या अगल बगल लगे हुए जो गांव हैं, जैसे उप्पू हुआ, मालदेवल हुआ, सिराई हुआ। इन जगह में से कौन कौन सी जगह के वो रहते थे, तथा वह आंशिक रूप से विस्थापित है या पूर्ण रूप से विस्थापित है। अगर वो आंशिक रूप से विस्थापित है या पूर्ण रूप से विस्थापित है तो उनको क्या क्या सुविधाएं मिली, कहाँ विस्थापित हुए, क्या निर्मल बाग में, आम बाग में, या हमारे हरिद्वार से आगे क्या बोलते हैं उसके लिए, पथरी में, या इधर विस्थापित में क्या कहते हैं, हमारे बहने वाले की तरफ भी है विस्थापित। कहाँ विस्थापित है, उनको कितनी जमीन मिली, वो बायोडाटा दे। और यदि उनका एक सर्टिफिकेट पहले भी निर्गत हुआ है उत्तर प्रदेश के समय, अस्थायी निवास का और मूल निवास का भी बनाया होगा उन्होंने, तो उन्होंने उस कहाँ कहाँ का जिक्र किया है, कहाँ की रजिस्ट्री लगाई उन्होंने, कहाँ की खाता खतौनी नहीं लगाई, यही तुम जानना चाहते हैं। लेकिन उनका तो ऐसा कहना है, उनके बयान भी सामने आ रहे हैं, अपनी तरफ से वो क्लेरिफाई जस्टिफाई भी कर रहे हैं चीज़ों को। क्या इस चीज़ की जानकारी है, उन्होंने अपने हलफनामे में क्या चीज़ मेंशन करी है? जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि शंभू पासवान लिखते हैं, पहले तो 100 में ही फर्क है कि फॉर्म उसने कौन से 100 से भरा है, साइन कौन से 7 से कर रहे हैं। और ये तो सबसे पहले मिस्टेक तो ये भी, और उन्होंने अपने को दुसाध दिखाया है। मैं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश के समय दुसाध जाति हुआ करती, और मैं सौभाग्य नहीं, मैं दुर्भाग्य समझता हूँ कि जो क्षेत्र उत्तराखंड बढ़ने में उत्तराखंड में है, वहाँ दुसाध कोई नहीं होगा शायद, और वो दुसाध शामिल किया गया उस समय। चलो क्या, लेकिन उसमें क्या क्या एविडेंस चाहिए होते हैं जाति प्रमाण पत्र बनने में, या मूल निवास प्रमाण पत्र बनने में, या अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनने में, क्या उनके पास वो एविडेंस हैं? 1950 के जो उनके पास कोई पैतृक संपत्ति है यहाँ? अगर पैतृक संपत्ति तो अच्छी बात है, लेकिन
अगर उनके पास यहाँ की कोई संपत्ति नहीं है, यहाँ की कोई खाता खतौनी नहीं है, तो कैसे बन गया? और अगर जिन अधिकारियों, जिन पटवारी, तहसीलदार और बीपीडीओ, ग्राम पंचायत अधिकारी, ये जो भी संलिप्त है, इनके ऊपर भी कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये मेरा प्रश्न नहीं है, ये उत्तराखंड में जो निवास कर रहे हैं उनका प्रश्न है, उनका भविष्य का प्रश्न है कि ऐसे ही कोई भी अगर यहाँ जाति प्रमाण पत्र या अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बना देगा तो यहाँ की सुविधाएं ले रहे हैं, तो उनकी एक बार मैं तो सोचता हूँ कि सबकी, मेरी भी, सबकी जांच होनी चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए, किन किन आधारों पे बना, खाता खतौनी, उनके परिवार रजिस्टर की नकल है उस समय की कि नहीं है, उनके पास उस समय राशन कार्ड था कि नहीं था, उसके बाद फोटो पहचान पत्र था, जो जो आयताएँ होती हैं वो आयताएँ देखनी चाहिए। और मुझे तो कोर्ट पे विश्वास भी है, न्यायालय है, न्याय का देवता है, कि वो निर्णय सही देगा और जल्दी से जल्दी देगा। तो फिलहाल आपने कहा कि मुझे जो है कोर्ट पर, न्यायालय पे पूर्ण भरोसा है, और फिलहाल जिलाधिकारी जी की निगरानी में ये पूरी जांच इस वक्त चल रही है। अब आपको किस तारीख को वहाँ पर दोबारा मौजूद होना है और किन दस्तावेजों को दोबारा से मांगा गया है, क्या कुछ है? मुझे कल 11 तारीख 2 बजे तक कहा उन्होंने कि आप आ सकते हैं, तो मैं कल जाऊंगा और जो भी बचे हुए एविडेंस हैं अभी मैं देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, अगर कुछ और भी मिलते हैं तो जमा करूँगा, नहीं तो वही बहुत है, वही बहुत है। क्योंकि न्यायालय को ये बहुत गंभीर विषय है, छोटा मोटा विषय नहीं है, ये पॉलिटिकल विषय, इसको नहीं मानना चाहिए। यह तो उत्तराखंड के बच्चों का भविष्य है कि भाई अगर आज भी ऋषिकेश जैसे स्थान या देहरादून में भी ऐसे होगा, कोटद्वार में भी ऐसे होगा, हरिद्वार में भी ऐसे होगा, जो जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास पर प्रमाण पत्र आज के समय में इन क्षेत्रों में मैं सोचता हूँ 80 या 90% फर्जी हैं, स्टाम्प पेपर पर बनाए गए हैं, उन सब की जांच होनी चाहिए। अगर इनकी जांच हो जाए या पहले से अगर इनकी जांच हो जाती तो आज उत्तराखंड का ओबीसी वर्ग का, एसटी वर्ग का, एससी वर्ग का और सामान्य जाति का ये बेरोजगार कोई नहीं मिलता। इतनी नौकरियां आई हैं नौकरियां, कुछ बेची भी गई है, लेकिन यहाँ का व्यक्ति, ओबीसी व्यक्ति और एसटी व्यक्ति और एससी व्यक्ति, तो मैं सोचता हूँ कि कोई बेरोजगार नहीं रहता। और ये इनकी जानकारी शायद मैं सोचता हूँ यही क्या कहते हैं लोग, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो अगर ऐसा नहीं है तो उत्तराखंड में आज भी, और सरकारी आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड की जितनी जनसंख्या है उससे ज़्यादा, कई ज़्यादा यहाँ राशन कार्ड के यूनिट हैं। वो यूनिट कहाँ से बढ़ गए, वो यूनिट कहाँ से बढ़ गए? इसका मतलब वो भी राशन कार्ड भी फर्जी बने हुए हैं, दो जगह बने हुए हैं, दो जगह वोटर लिस्ट में नाम है इनके, और दो जगह नाम नहीं। तो अब देख लेना बिहार में चुनाव होंगे, चुनाव के दिन यहाँ कितने बिहार के लोग रहते हैं वो वोट देने वहाँ चले जाएंगे। ये तो दोनों हाथों में लड्डू है, लेकिन अब सर कढ़ाई पे है, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र का मसला एक छोटी मोटी चीज नहीं है। यहाँ ऋषिकेश के चुनाव में ही देखो कहाँ से, श्यामपुर से कहाँ से वोट देने आए, यहाँ बिहार से आए ट्रेनें भर के, उन्होंने बचा के रखी। और मैं जनता से भी विनम्र आग्रह करूँगा कि अपनी वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक करें, बीएलओ के संपर्क में सब लोग रहें, क्योंकि जो वोटर जब समय समय पर बनते हैं, जब नगर निकायों के बनते हैं, विधानसभा के, लोकसभा के, तो कुछ लोग जाली वोटर लिस्ट में जाली नाम चढ़ा देते हैं जो कि रहते नहीं हैं। जो ऋषिकेश नगर निगम के अंतर्गत नहीं आते उनके वोटर लिस्ट में नाम रहते हैं, और जो यहाँ रहते हैं बरसों से जिन्होंने वोट दिया उनका तो इस समय नाम कटा हुआ, एक नहीं हजारों। इनकी भी तो जांच होनी चाहिए। कर क्या रही सरकार? बस खाली बजट खाने पे और कुछ नहीं।
ये मुद्दा छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। ये जाति प्रमाण पत्र का, ये जाति प्रमाण पत्र की गहनता से जांच होनी चाहिए। समय लगे कोई बात नहीं, लेकिन डीएम महोदय आप संज्ञान इसमें लें और अपनी विद्वता को और निष्पक्षता को, पारदर्शिता को दिखाएं कि वाकई में कोई अधिकारी कितनी मेहनत करके, पढ़ाई लिखाई करके और मेहनत करके, रात रात में पढ़ के, 24-24 घंटे पढ़ के, 18-18 घंटे पढ़ के और पिताजी की गाड़ी कमाई पढ़ के वो है डीएम बनते हैं, वह एसडीएम बनते हैं, वो सीडीओ बनते हैं, वो बीडीओ बनते हैं, वो एडीओ पंचायत बनते हैं, वो बीपीटीओ बनते हैं, वो पटवारी बनते हैं। इनको थोड़ा वो ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे कैसे ठोकरे खा के आगे बढ़े हैं। ये सब गहनता से इनकी ये निष्पक्ष जांच करें। दूध का दूध और पानी का पानी चाहिए हमें, क्या दूध का दूध और पानी का पानी चाहिए। बाकी न्यायालय और हमारे ऊपर के 33 कोटि के देवता 51 सिद्धपीठ जिंदा है। 1950 में एक नोटिफिकेशन जारी होता है और उस नोटिफिकेशन के जरिए सभी लोगों को ये बताया जाता है कि जो जिस राज्य में रह रहा है वो वहीं का निवासी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि शंभू पासवान जी का कहना है कि मैं वर्ष 1980 में टिहरी में पहुंचा हूं। तो 1980 में अगर कोई व्यक्ति टिहरी में पहुंच रहा है तो जाहिर सी बात है उसके पास उसका वहाँ का राशन कार्ड भी होना जरूरी है, होगा, मतदान भी उन्होंने वहाँ पर दिया होगा, सरकार को चुनने में सहयोग भी किया होगा वोट के माध्यम से। तो क्या ये सारे दस्तावेज शंभू पासवान जी के पास मौजूद हैं? और अगर 1980 से पहले वो कहीं और थे तो 1950 में जो नोटिफिकेशन जारी होता है तो वो तो फिर उनके पास अलग राज्य का होना चाहिए फिर तो। आपका प्रश्न भाई जनता के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो मैं श्रोता को कहते हैं कि मैं मजदूरी करने आया, नंबर एक बात इसकी भी जांच, अब तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। आपका प्रश्न तो बहुत बढ़िया है। अगर 1980 में आए तो मजदूरी कर रहे थे कि क्या बाल मजदूरी तो नहीं कर रहे थे? उनकी उम्र क्या थी? उम्र क्या थी उनका? वहाँ कोई परिवार रजिस्टर में नकल में नाम है? उनका कोई राशन कार्ड है? वहाँ वो वोटर लिस्ट में उनका नाम है? उनका मोहल्ला कौन सा है? मोहल्ला कौन सा है उनका? ये सब जानकारी मैं सोचता हूँ कि टिहरी जिसके दिल में बसती है, महिपाल नेगी के बसती है। महिपाल सिंह नेगी जी बहुत ही सम्मानित, मैं तो गुरु जी भी बोलता हूँ उनको, भले वो हम उम्र के होंगे और बहुत विद्वान व्यक्ति, उनसे भी मैं ये वार्ता भी करूँगा कि वहाँ इनका कौन से मोहल्ले में घर था। ये शंभू पासवान को स्पर्श करना चाहिए।